जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। गुरु जी सरबत का भला बस करें। लफ्ज नहीं जय है, गुरु। मेरी जबान इतना नहीं बोल सकती जितना आपने मेरे लिए किया है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जब मैं मुझे आपको पहले मिली थी 1995 में, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे रक्षक हो। जन्म जन्म आपने मेरा ख्याल रखा है। अब मुझे एहसास हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे और आप भले कर रहे हो, मुझे, मेरे परिवार की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे सब लोगों के कर रहे हो, उतना उतना मुझे एहसास हो रहा है कि ये भगवान है। हमने उनको एक सिर्फ महापुरुष समझा, हमने इनको कभी जाना ही नहीं, अभी भी नहीं जाना। गुरु जी के तो बेअंत बेअंत इनके एडजेक्टिव्स हैं, बेअंत इनके इतने गंभीर हैं, इतने बेअंत हैं कि हम इन्हें कभी जान नहीं सकते। कभी प्रभु को आप जान पाए हो? कभी नहीं। रोज नए नए सत्संग होते हैं, रोज नई नई बातें हमें बताते हैं। हम इंसान, मूर्ख इंसान ठहरे, हमें कुछ एहसास भी नहीं होता, गुणगान क्या करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो जो मेरी जर्नी रही, शायद उससे आपको भी थोड़ा अच्छा लगे और आपको एक यकीन बैठ जाए कि हम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, गुरु जी की शरण में आ गए हैं, गुरु जी हमारी रक्षा करेंगे और आपका ध्यान और बढ़ेगा गुरु जी की तरफ। जय हो गुरु जी। मैं गुरु जी से 1995 में मिली, लेकिन गुरु जी अपना ही समय आप डिसाइड करते हैं कब उन्होंने आपको एडमिशन देनी है। 95 में मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो हमारी जो ट्रांसफर्स होती रहती हैं, तो जब मेरी प्रमोशन हुई दिल्ली से, तो मुझे जयपुर में पोस्ट हुई। मैं चीफ कमिश्नर जयपुर में हुई। वहाँ मेरी फैमिली तो नहीं गई, मेरे साथ मैं अकेली थी, तो दिन भर काम होता था। शाम को मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी, और चाहे थोड़ी सी तकलीफ थी, मैंने सोचा टाइम तो है मेरे पास शाम को, मैं डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर ने भी कहा कि अच्छा, एक्सरे सारे टेस्ट वेस्ट किए, उसमें उसको कुछ मिला, और फिर मेरे को टाइम नहीं मिला उनके पास जाने के लिए कि आपको क्या, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या है। वो बार बार मुझे फोन करें कि मिसेस मेरा आप आ जाओ, आई वांट टू टेल यू, यू हैव गॉट इनटू सम सीरियस प्रॉब्लम्स, आपका हेल्थ बड़ी खराब है, आप आ जाओ। पर मुझे टाइम नहीं मिलता था, आई वाज बिजी इन माय वर्क। फिर वन डे फाइनली ही केम टू माय ऑफिस एंड ही सेड, आपकी चेस्ट जो है ना, इट्स अ बी हाइव जैसे भरी हुई है, इट इज सो कंजेस्टेड, इट इज सो इन्फेक्टेड कि यू हैव टू गो इमीडिएटली टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और वहां अपना ट्रीटमेंट करवाइए, अदरवाइज यू विल डाई। खैर, मैंने फिर भी जो मैंने अपना प्लान बना रखा था काम का, आई वेंट ऑन डूइंग इट। फाइनली, with just my keys, home keys in my hand, I left Jaipur and I came to Delhi. I thought, देख लेंगे, दवाई शुरू कर देंगे, I'll keep on doing my work. But it was not to be. काफी सीरियस हो गई थी, तो एडमिट रही काफी दिन यहाँ। फिर फाइनली ठीक नहीं हो रहा था कहीं भी। आई ट्राइड वेरियस डॉक्टर्स, आई ट्राइड वेरियस, लेकिन कहीं भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। ईच वन सेड कैंसर है, कैंसर ऑफ द 4th स्टेज, बट आई वुड नॉट बिलीव। मैं बोलूँ नहीं नहीं, till you find, give me पक्का evidence, don't put a question mark. It went on, and then finally they said कि we have to open your lungs. I said no, मैं तो नहीं कराऊंगी, I'll go to Bombay. But in the meantime, now see Guruji's role. Guruji sent somebody to me. उनको पता था कि ये भटक रही है, पता नहीं लग रहा, and she needs my help. उन्होंने किसी को भेजा। आज भी वो बंदा मेरे सामने आए तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी। I didn't know him at all. Neither his name nor his place of work, nothing I knew. He came to me and he said कि तुम हमारे गुरुजी के पास चलो, तुम ठीक हो जाओगे। So I asked him various questions. कौन से गुरुजी हैं, कहाँ हैं, क्या? He said वो समोसे खिलाते हैं, समोसे वाले गुरुजी हैं। I was even more baffled. लेकिन जब वो बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता, मैंने सोचा कि महापुरुष हैं, चलो ब्लेस ही कर देंगे, उतना तो चले जाए हम। तो मैं वहां चली गई, और वहां तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश में होते थे। तो ग्रेटर कैलाश में जगह भी थोड़ी थी, लोग भी कोई इतना नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो उन्होंने मुझे, ही टोल्ड मी नेक्स्ट टाइम आओ तो जल लेते आना, लोटा लेते आना, कुछ पान के पत्ते, दिस वेरियस
रिचुअल्स सो दैट एक हमें कन्विंस करने के लिए कि गुरुजी ने कुछ किया है. एक्चुअली ही डिडंट नीड ऑल दिस. उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी एक आपके पास पॉजिटिव अच्छी नजर पड़ जाए, दैट इज एनफ टू क्योर यू. तो वो 2 दिन हम गए और उसके बाद हम कभी गए ही नहीं, ना इधर उधर भटकते रहे. एंड थिंग्स वेंट ऑन मूविंग द राइट डायरेक्शन. जो मैं करना चाहूँ वो हो जाए. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, डॉक्टर दिल्ली आ गए, बोले कि मैं तुम्हें लंच टाइम देख लूंगा, नी नॉट कम टू बॉम्बे. इट वेंट ऑन लाइक दिस, एवरीथिंग वेंट ऑन पॉजिटिव. I started after few months, I started improving. X-ray ली तो the lungs were showing a little bit. हमारे चेयरमैन थे इन मीन टाइम, उन्होंने मुझे जयपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था कि यू नीड टू बी ट्रीटेड हियर, तो दिल्ली कर लो. अब जैसे जैसे मेरी इंप्रूवमेंट होने लगी हेल्थ में, तो उन्होंने मुझे पुणे ट्रांसफर कर दिया. ओके, अब पुणे, दिल्ली में तो एटलीस्ट एक जगह पे थे. पुणे वाज अ ह्यूज ह्यूज jurisdiction. मुझे सारा होल ऑफ महाराष्ट्र आई हैड टू कवर एक्सेप्ट बॉम्बे. तो मुझे नासिक भी जाना, जलगांव भी जाना, नागपुर भी जाना, पुणे, मतलब वेरी मेनी प्लेसेस. बहुत बड़ा जो एरिया था विच आई हैड टू गो थ्रू. तो मेरे अंकल भी बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तू तो अभी कुछ खा ही नहीं सकती, और वहां तेल होगा, घर पे है नहीं, अकेली, मैं अकेली गई वहां. तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, मेरा सब पूरा ख्याल कर रहे हैं. धीरे धीरे मुझे वहाँ खाने का भी इंतजाम हो गया, रहने का इंतजाम हो गया. मैं अपना काम करती रही, धीरे धीरे इम्प्रूव करती रही, और हम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि हम ये कर लिया, ठीक हो गया, ये हो गया, बढ़िया हो गया. बहुत बढ़िया काम हो रहा था, बहुत यश पाया, बहुत एंजॉय भी बहुत किया वहाँ. तो 2 साल के बाद फिर मेरी प्रमोशन हो गई और मैं वापस दिल्ली आ गई. इस बीच में हमें गुरुजी का कोई ख्याल नहीं कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ किया है, या गुरुजी कहाँ है. मैं दिल्ली आई वापस. आई केम ऑन प्रमोशन एज मेंबर ऑफ द इनकम टैक्स बोर्ड. तो एक करीब महीने बाद मुझे 98 में मैं आई, फरवरी 98 में आई मैं. तो एक अगेन अनदर लेडी whom I didn't know at all. ना इधर उनका नाम पता था, ना उनका वो कौन कौन है, कहाँ है हमारे डिपार्टमेंट की. लेकिन वो मेरे कमरे में आई एक दिन और मुझे कहा कि मैम, हमारे घर में हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो आप आओगे. मैंने अगेन सोचा कि कोई महापुरुष है, चलो. मैं तो अकेली रहती हूँ. जब मैं दिल्ली आई तो अंकल पूना में थे, जब मैं पूना थे तो अंकल दिल्ली में थे. तो अगेन मैं अकेली थी. तो मुझे लगा कि हाँ, टाइम तो मेरे पास होता है, एक महापुरुष का मैं दर्शन कर लूंगी, उनकी ब्लेसिंग ले लूंगी, ठीक है, मैं आ जाऊंगी. तो फिर ऐसा हुआ कि मैं भूल गई. मैंने ड्राइवर को भी नहीं कहा, संडे था शायद, मैंने ड्राइवर को भी नहीं कहा कि संडे आ जाना शाम को. और ना मुझे पता था कि घर इतना नजदीक है या क्या, बिल्कुल भूल गई. सो जब 8 रात को 9-10 बज गए, मैंने उसको फोन किया. मैंने कहा, रूबी, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे गुरुजी आएंगे तो मुझे याद से बुलाना, आई विल डेफिनेटली कम. तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैडम, ऐसे गुरुजी घरों में नहीं आते, आए इस बार आए थे तो मैंने आपको, बट हम जाते हैं. मैंने कहा ठीक है, मुझे ले जाना है नेक्स्ट टाइम जाओगी तो. सो नेक्स्ट डे इटसेल्फ शी सेड कि हम गुरुजी की जा रहे हैं, आप चलो. सो मैं उनके साथ गई. जैसे जब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट आ गए थे, जब मैं गई वहां तो देखा गुरुजी तो वही है. और गुरुजी ने एकदम से कह दिया, आ गई मेरा आंटी, आ गई चेयरमैन इनकम टैक्स, आ गई, कैसे हो तुम. और अंकल का पूछा, ओ फौजी कैसे है, बेटे का पूछा, बेटे ने एमबीए कर ली है. जो जो बातें उन्होंने पहले कही थी, और हमने एक वी जस्ट लेट इट गो. वी नेवर बिलीव्ड कि बेटे के लिए कहा था एमबीए कर ली, उसको कहा था पहले कि एमबीए कर लेगा. हमने सोचा कि सीए के लिए आर्टिकल्स कर ही रहा है तो अभी एमबीए कहाँ से करेगा. लेकिन देखो, जब मैं पूना गई तो जहाँ मैं गेस्ट हाउस में रह रही थी उसके पास में ही एक ट्यूशन ट्यूटोरियल क्लास थी. इट इज अ बिग स्कूल. they were preparing people for entry into MBAs and all these different competitions. तो एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि आप आके हमारे बच्चों को प्राइजेस दे दीजिए. तो मैं थोड़ी सी उनके लिए फ्रेंडली हो गई, तो थोड़ा पता किया क्या है. तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम्हें अगर एमबीए का देना है एंट्रेंस तो यहाँ आ जाओ,
मेरे बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने है और तुम इससे क्लासेस लेके अटेम्प्ट कर लो, अगर एग्जाम में पास कर जाते हो तो एमबीए कर लो, एमबीए क्विकर, सीए में तो बहुत टाइम लगता है। हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूल गए थे कि गुरुजी ने कहा था एमबीए कर रही। क्या जी, इसने फटाफट आया दिल्ली से, पुणे आ गया मेरे पास, इसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, इसने पहले क्लासेस अटेंड करी, मैं अपने ऑफिस चली जाती थी गेस्ट हाउस से और ये अपने क्लास चला जाता था। ये अपियर्ड फॉर द एग्जाम एंड ही क्लियर्ड। इसने क्लियर कर लिया तो फिर मैंने उसको पूछा अब तुमने एमबीए करनी है कि सीए? बोला नहीं नहीं, मैं तो एमबीए ही करूंगा, 2 साल में खत्म हो जाएगी। फिर भी हमें ख्याल नहीं रहा कि गुरुजी ने कहा था कि एमबीए कर रही, तो इसने एमबीए कर ली। जब मैं वापस दिल्ली आई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने कहा मुंडे ने एमबीए कर ली। मैंने कहा हाँ गुरुजी, बस उसका फाइनल एग्जाम रह गया है, अभी वो कर लेंगे, ही विल डू इट, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सो गुरुजी ने कहा था एमबीए कर लेगा, मेरा मुझे भी ब्लेस किया था, लेकिन हमें उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। ही अलाउड अस टू कंटिन्यू विद आवर वर्क एज इफ हम अपना आप कर रहे हैं। हमने बिल्कुल, उन्होंने हमें फिर 98 में जब मैं वापस आई तब हम सोचें कि तब हमें हुआ कि ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे भगवान हैं, इन्होंने ही बैकग्राउंड में सारा यही करते रहे और हम अपने आप को कहते थे हमने ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया, सब लोग खुश थे, सब लोग बड़े बहुत अच्छी बड़ी अच्छा काम किया। सो लेकिन एट द बैक ही वाज डूइंग ऑल द टाइम, ही वाज ब्लेसिंग, ही वाज विद मी, मेरे खाने पीने का, मेरे रहने का, मेरे सर्वेंट का सब इंतजाम गुरुजी ने पूरा बढ़िया कर दिया था और मैं काम भी बहुत अच्छा से खुशी से कर रही थी। तो जब दिल्ली आए और मुझे यकीन हो गया कि ये हमारे मास्टर हैं, फिर हम दोस्त जैसे एवरीडे आते थे गुरुजी, एवरीडे हम मंदिर में शाम को, जैसे ऑफिस से काम खत्म हुआ हम वो रूबी, हमारे और 2-3 फ्रेंड जो उसी एरिया में रहते थे, आके एक दूसरे को फोन करते कि रेडी चलिए हम नीचे आ रहे हैं, हम लोग सारे इकट्ठे जाते थे, वी ऑल गो टू मंदिर और वहां शब्द सुनने। गुरु जी ढेर प्रसाद देते थे, इतना खिलाते थे, इतना खिलाते थे कि अपने माँ बाप क्या आके पूरी फैमिली में कभी आपने आपको इतना नहीं खिलाया। प्रसाद ऐसे देते थे कि हाथ भर भर के, सपोजिंग लड्डू हुए तो एक लड्डू कभी भी नहीं देंगे, 2 लड्डू कभी भी नहीं देंगे, ऑलमोस्ट 5-6 लड्डू ऐसे हाथ में पकड़ के गोला सा बना के ब्लेस करके आपके हाथ पे डालते। सो मच सो कि हम एम्पायर स्टेट में कारपेट, रेड कारपेट होती थी, तो हम वहां बैठ के नहीं खाते थे कि कुछ गिरेगा, कारपेट खराब होगी, तो हम लोग बाहर चले जाते थे, वहां खड़े होके खा के हाथ धो के फिर वापस आते थे। तो कई बार तो हम बाहर ही खड़े रहते थे थोड़ी देर कि अंदर जाएंगे गुरुजी और दे देंगे, और हम तो खा नहीं पाते थे। तो मैं अक्सर एक छोटा सा पॉलिथीन बैग अपने पर्स में डाल के ले जाती थी कि वो सब खिला के, चाय पिला के फिर रात को गुरुजी लंगर खिलाते थे। तो इतना कहाँ खा पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने बताया कि जो यहाँ खाओगे वो प्रसाद है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, जो घर लेके जाओगे वो तो मिठाई है। एक बार क्या हुआ, एक आंटी बहुत बीमार थी, तो उसको उन्होंने खूब खिलाया और शिकुंडी, जब प्रसाद खा लिया, लंगर का समय आया तो उसको शायद 4 रोटियां मिली हिस्से में, एंड शी कुडंट फिनिश, तो उसने एक रोटी अपने पर्स में डाल ली। अब उसको लगा कि किसी ने देखा नहीं है, एक्चुअली गुरुजी तो सब जाने जाने देखे, हमें पता लगे कहने लगे ही नोज एवरीथिंग। तो कई दिन बाद उसी आंटी को पूछा, आंटी हूं तेरा की हाल है? गुरुजी आगे से काफी बेटर है। उनका कितना बेटर है? गुरुजी 75-80% तो ठीक है, ये बस 20% रह गया है। फिर गुरुजी ने कहा कि ये 20% अगर तू वो रोटी भी खा लेती तो तेरा ये भी ठीक हो जाना था, लेकिन क्योंकि तूने वो रोटी अपने पर्स में डाल ली थी तो तू खा नहीं पाई, तू पूरी ब्लेसिंग नहीं ले पाई। अगर तू वो खा लेती, तेरे को ब्लेसिंग पूरी मिलती, तो बिल्कुल से ठीक हो जाती। तो दैट लेसन ही टॉट अस बाय, नॉट बाय उपदेश बट बाय एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर वो आंटी सारा खा लेती तो उसने पूरी ब्लेसिंग मिलनी थी। यहाँ जो खाते हो, दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग। चाहे प्रसाद देना, प्रसाद दूसरा देना, मिठाई देनी, बर्फी हो, इमरती हो, व्हाटएवर, इतनी मिठाइयाँ जो हमने सारी उम्र नहीं खाई वो हमने उस दौर में खाई, और वी रियली एंजॉयड ब्लेसिंग, जैसे अमृत मिल गया है। आई डोंट नो, अमृत से भी बेटर कोई वर्ड हो तो वो मिल गया है। उसकी आस भी नहीं होती थी और कभी
ताक भी नहीं होती थी कि फलाने के साथ क्या मेरिकल हुआ, हमें बस वहां पहुंच के ही आनंद आ जाता था। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि आई कैन नॉट टेल यू, वी कैन नॉट रिलीव दोज टाइम्स। हम आते थे, अगर गुरुजी ने किसी को ब्लेस करना है तो कहते चला, इशारा करते थे और अपने चरणों की तरफ इशारा करते, चल थोड़े पैर दबा दे, तो पैर दबाओ, पैर दबाओ। और जब पैर दबा के उठते थे, जब गुरु कहते चल चल छड़ दे, तो हाथों में इतनी खुशबू आ जाती थी कि हम कितनी देर तक हाथ सूंघते रहते थे। और आसपास हमारे और जो संगत बैठी होती थी, आंटी पर अपना हाथ दिखाओ, एक सूंघ रहा है, दूसरा सूंघ रहा है, इतनी खुशबू हो जाती थी हाथों में। तो दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ ब्लेसिंग। जब कभी किसी को कह रहे अच्छा मेरा सिर दबा दे, नॉट दैट he had a headache and he wanted somebody, but he wanted कि कोई सेवा तुम कर पाओ तो तुम्हें मैं ब्लेस करूं। अच्छा, ये हम रोज आते थे। एक बार तब भी हमें इतना इतना फिर भी पता नहीं लगा कि वो जो है महाशिव है, भगवान है, अंतर्यामी है। ऑल्दो बातों बातों में बता देते थे कि तुम्हारे घर क्या हो रहा है मुझे पता है, तुम क्या पहनती हो घर में, तुम क्या खाती हो, तुम कहाँ जाती हो। ही वुड टेल बाय एग्जांपल। एक बार एक आंटी, ही वुड ऑलवेज वांट टू यू कम वेरी वेल ड्रेस्ड, अच्छा सा पहन के आओ, अच्छा खाओ। सो एक बार एक आंटी को बोला कि यहाँ तो बड़ी सज धज के आती है, घर में तो फटी नाइटी पहन के घूमती रहती हो। उस बेचारे को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। तो फिर किसी ने पूछा उसको, तो कहने लगी हाँ थोड़ी उधड़ी हुई सी मैं वही उपा ली ना। गुरुजी का मतलब ये नहीं था कि उसको एम्बेरस करना या उसको कोई खराब लगे। उनका उनको हम लोग दूसरे समय सोचे थे अरे गुरुजी ने सबके सामने कह दिया, गुरुजी उसको अकेले ही बता देते कि तू घर में क्यों ऐसे फटी हुई पहन के घूम रही थी। लेकिन उनका मतलब था हमको बताने के लिए कि घर में जो तुम्हारे हो रहा है वो भी मुझे पता है। बाय दैट ही टॉट अस दिस लेसन कि कुछ काम गलत नहीं करना। जो भी कुछ गलत करोगे, जो भी ठीक नहीं होगा, जो भी हमें मंजूर नहीं होगा, अगर तुम करोगी तो मुझे फटाफट पता लग जाएगा। सो दैट वाज अ लेसन। हमने कानों को हाथ लगाना कि कोई गुरुजी ऐसा काम हमसे ना हो जो आपकी रजा के अगेंस्ट हो। दैट वाज द वे ही टॉट। एक बार कोई उनके सेवक थे, शायद माली अंकल थे तो या उनको किसी आंटी ने कहा कि अंकल आप भी कहीं पिक्चर से जाते हो कि सारा दिन यही काम करते रहते हो। तो उसने कहा नहीं, कहा मुझे तो छुट्टी नहीं मिलती, गुरुजी कहीं जाने नहीं देते। तो गुरुजी शायद कहीं गए हुए थे, तो उसने कहा चलो आज तुम और मैं पिक्चर पे जाते हैं। तो वो दोनों पिक्चर पे गए और जब थोड़ी देर देखा गुरुजी पीछे बैठे हैं, तो भागे, आंखें नीचे की और वापस आ गए। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे जब वो संगत में आए तो गुरुजी ने क्यों भाई वो पिक्चर कैसी लगी? वो चुप, कोई जवाब ना दे। गुरुजी ने बोला आप गए थे पिक्चर पूरी तो देख के आते। तो गुरुजी वाज नॉट अ वे ऑफ स्कोल्डिंग। कभी उन्होंने किसी को डांटा इस तरीके से नहीं कि तुम क्यों गए हो मेरे पूछे बिना, लेकिन उनको ये बताना था कि मुझे पता है तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने ये सोचा कि गुरुजी नहीं है तो हम जाए, आई कम टू नो एवरीथिंग। तो गुरुजी knows that way he showed us that he was antaryami, he knew what was happening and you better go, you better do what he would like you to do. कोई भी काम गलत नहीं करना, कोई किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को कुछ निंदा नहीं करना। कभी कभी कहते थे, एक हमारी मेरी फ्रेंड थी उसको कहते थे, वो कहते गुरुजी मैं क्या कर, कहते बस जाकर अपनी सस की सेवा कर। That was his way of bringing harmony in the house at the same time being good. ऐसे चलता रहा। हम रोज आते थे, रोज विदाउट कुछ मांगते भी नहीं थे, बस इतना अच्छा लगता था वहां जाके। एक एक पुल होती थी, ऑफिस से आए चलो गुरु जी के पास चले, और बढ़िया चाय मिलनी, प्रसाद मिलना, उसके बाद लंगर होना, शब्द सुनते रहना। उस समय शब्द समझ भी नहीं आती थी। एक बार किसी ने कह दिया, हमने हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कभी कहने के लिए कि गुरुजी इतनी उस जमाने की पूरी पूरी समझ में तो बोला तुमको समझने के लिए, उसकी वाइब्रेशन जो तुम्हारे लिए है दैट इटसेल्फ इज इनफ। उस वाइब्रेशन से यू आर बीइंग ब्लेस्ड। और
गुरुजी वही शब्द सुनवाते थे, जो लोगों के डाउट्स होते थे उनको आंसर्स मिल जाते थे। अगर मुझे किसी बात का डाउट होता था कि गुरुजी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो क्या हो, तो ऐसा कोई शब्द बजवाते थे कि यू वुड गेट योर आंसर्स देयर, यू हैड नो नीड टू आस्क हिम एनीथिंग। लोग कभी गाड़ियां मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कभी एहसास भी नहीं हुआ कि गुरुजी हम ये मांगे, कभी मांगा नहीं। लेकिन बिन मांगे वो हर एक चीज देते रहे, अपने आप देते रहे, इसलिए ये भी ख्याल नहीं हुआ कि गुरुजी दे रहे हैं कि वी आर गेटिंग इट ऑन आवर ओन। इन 2000, exactly 2000, my uncle retired and I was still working. मैं उस समय बॉम्बे तो किसी की बीमार हो गई, तो मैं बॉम्बे से दिल्ली। ऐसा हुआ कि किसी अंकल से, किसी संगत में से किसी अंकल ने हमें अपॉइंटमेंट ले दी डॉक्टर से। इसामा नर्सिंग होम है वहां। तो हमें तो आइडिया नहीं था कि कौन सा डॉक्टर लेबर के लिए होता है। तो उनके पास गई, उन्होंने देखा, और जैसे हम अंकल को लेके गए, अंकल जी घर में खाना बंद कर दिया था, ही वाज बच्चे नॉट ईटिंग एनीथिंग। तो जब हम गए वहां, गाड़ी से उतरे, वी फाउंड अंकल कैन हार्डली वॉक। तो वहां के जो गार्ड था, वो इतना बड़ा आदमी था कि वो फटाफट व्हील चेयर ले आया और मेरे बेटे को डांटा कि अंकल चल नहीं सकते और आप उनको चला रहे हो, चलो व्हील चेयर पे बैठाओ। तो ब्लेसिंग स्टार्टेड राइट देयर। व्हील चेयर में लेके गए, डॉक्टर की क्लिनिक में लेके गए, जिनका उनका रूम था नर्सिंग होम में, और डॉक्टर वुड हैव टेकन 5-10 मिनट्स टू रीच देयर। उस 5-10 मिनट में मैंने दीवार पे उनके जो जो सर्टिफिकेट लगे थे सारे पढ़ लिए। ही इज चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड, ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन इन लिवर प्रॉब्लम्स। तो मुझे यकीन हो गया कि वी हैव कम टू द राइट प्लेस। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, एग्जामिन किया और मुझे कहा ये तो बहुत सीरियस है। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? कहते हैं इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ? कहने का फिलहाल तो यहीं एडमिट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। I was feeling a little carefree कि we have come to the right place and now he will be taken care of. But 2-2.5 घंटे के बाद ही the junior doctor called me and said कि we have to don't get scared, but we have to rule out certain possibilities. ये ना हो, वो ना हो। मैंने कहा ठीक है, he is under your care, you do whatever test you want and बस ठीक कर दो, हमें तो वही है ना। तो then again in a short while the senior doctor, Dr. Sama, called me to his room and said कि somebody has telephoned me, somebody has left a message. In the meantime क्या हुआ था, जब उन्होंने कहा कि सीरियस है और एडमिट करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। मेरे एक पुराने बॉस होते थे बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले थे, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। उनका फोन आ गया। अब हमारे गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिस में कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि एक बार बॉस हुआ तो 20 साल उनके साथ हमारी मुलाकात है, आना जाना, बिकॉज वी कीप चेंजिंग। तो कुछ कोई बात नहीं थी, कोई वी वर नॉट इन टच इन शॉर्ट। उनका फोन आया तो मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा इस हॉस्पिटल नर्सिंग होम में हूँ। क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मेरा सब इज नॉट वेल। तो किसे क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे इज क्वाइट सीरियस एंड टू गंगाराम हॉस्पिटल। एडमिट तो अभी क्यों नहीं एडमिट किया? मैंने कहा रूम अवेलेबल नहीं है। मुझे जूनियर डॉक्टर ने कहा था he is very serious, I would like him to be admitted to गंगाराम हॉस्पिटल, लेकिन अभी रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपने बॉस को कह दिया, मैंने कहा सर रूम अवेलेबल नहीं है। तो कहने लगे अपने ऑफिस में फोन करो, वो एक फोन लगाएंगे तुम्हें रूम मिल जाएगा। मैंने कहा एक अपने चेयरमैन को मना कर रहे हैं, तो मैं अगर प्रेशर डालूंगी तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हिम ना। तो बोले ओके, तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है, मेरे लिए तो एम्बैरेसिंग नहीं है, मैं बोलता हूँ। आई केप्ट क्वाइट। उन्होंने अपने ऑफिस में बोल के he got a message put to Dr. Sama, और डॉक्टर सामा then called me कि ऐसे ऐसे मैसेज आया हुआ है, ये कौन है? मैंने कहा सर मैं तो नहीं जानती। कहने के इन्होंने कहा है कि इनका ख्याल रखना, ये वेरी सीनियर ऑफिसर, ये वेरी हमारा बड़ा अच्छे ये है, इनका प्लीज लुक आफ्टर हिम, VIP ये वो।
तो आई डिडंट इवन नो किसने भेजा है क्या। मैंने कहा ही वुड मे बी इस ऑफिसर ने मेरे हस्बैंड के अंडर काम किया होगा एंड ही वुड हैव सेंट अ मैसेज टू यू। तो कहने ये कौन थे? मैंने कहा ये चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थे, ये जस्ट रिटायर्ड। तो दिस ऑफिसर वुड हैव कम टू नो कि यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो आपको भी कहा है। उसके बाद शायद उन्होंने ज्यादा पर्सनल केयर लेना शुरू कर दिया। अब लुक एट दिस, ए पर्सन माय बॉस, जो 20 साल से 15-20 साल से कभी कोई बात नहीं, कभी कुछ नहीं, वो फोन करते हैं मुझे और मैं उनको कहती हूँ कि मेरे लिए एम्बैरसिंग होगा, मैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फोन नहीं करवाना चाहती। वो फोन करते हैं एंड वर्क गेट्स डन। कोई कहाँ से गुरुजी किस किस को पकड़ा ये अपना काम करवाने के लिए। दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ डूइंग इट कि आपको जगह मिलनी है। ओके, सो within a short while before the evening the message came कि room number 212 in hospital is reserved for you। वो कहता है मैडम कमरा तो मिल गया है लेकिन कल संडे है और संडे में बड़े हॉस्पिटल में इतनी केयर नहीं होगी जितनी हम यहाँ कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि इनका एक एमआरआई कराते हैं, मैं वहीं से डॉक्टर बुलवा लेता हूँ, उसको यहीं दिखा देते हैं, आई विल बी एबल टू टेक बेटर केयर। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलवाया, जैसे इंडिया दी डॉक्टर द यूरोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको बुलाया। ही हैड अ लुक एंड दे डिसाइडेड कि ओके कल हम करेंगे। देख लो कौन है, डॉक्टर समबडी। तो ऐसा फिर मैं सुनता रही हूँ। तो फिर सॉरी फॉर द ब्रेक। तो फिर उन्होंने बुलाया, डॉक्टर हैड द लुक एंड डिसाइडेड कि क्या करना है, बट देन दे डिसाइडेड ओके ठीक है हॉस्पिटल देख लेंगे, वी विल डू व्हाटएवर वी कैन। सो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इनका एक एमआरआई करा लेते हैं, आज तो इनको यही रखेंगे। ठीक है, एमआरआई कराने के पहले हम इनका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ठीक है, तो कहते एमआरआई हमारे यहाँ नहीं हो सकता, एमआरआई इमेजिंग सेंटर कहीं और होना है ग्रीन पार्क में, विल यू एबल टू टेक हिम? आई सेड यस आई विल टेक हिम। तो जब अल्ट्रासाउंड बोलने लगे उसी समय नीचे हमारे इस पे अल्ट्रासाउंड हो जाएगा हमारे नर्सिंग होम में, उसके बाद हम आपको भेज देंगे एमआरआई के लिए। तो जब अल्ट्रासाउंड किया दे फाउंड दैट the liver abscess had leaked and so doctor called me and told me कि इनको सेप्टिसीमिया हो गया है, so we have to take him। I said ठीक है। फिर एमआरआई कराने गए तो उन्होंने वहां फोन किया कि प्लीज डोंट ब्रिंग हिम बैक टू द नर्सिंग होम, टेक हिम डायरेक्टली टू गंगाराम हॉस्पिटल। सो हम वहां से गंगाराम हॉस्पिटल गए। उसमें कौन थे? एक मेरा बेटा और एक मैं, 2 जने थे। तो गंगाराम एक मेरे फ्रेंड थे, उनको मैंने फोन किया था कि अपनी गाड़ी लेके आ जाओ सो दैट समबडी कैन होल्ड ऑन, ड्राइवर इनको पकड़ेगा तो जर्क नहीं लगेगा। तो हम थ्री पीपल वर देयर। तो जब गंगाराम हॉस्पिटल गए, नाउ यू सी गुरुजी's रोल। मैं जब बॉम्बे से आई तो आई हैड 10,000 रुपीज, मैं 10,000 विड्रॉ करके आई कि कंसल्टेशन करनी है, बाकी तो दिल्ली में मेरे पास पैसे हैं, आई वाज वर्किंग इन दिल्ली अर्लियर, तो वहाँ हो जाएगा। आई नेवर न्यू कि हॉस्पिटलाइजेशन होगी, आई विल नीड मच मोर मनी। सो आई विड्रू 10,000 रुपीज फ्रॉम माई बैंक और मैं आई। 5,000 मैंने एमआरआई के लिए दे दिया, अब मेरे पर्स में बचे थे 5,000 रुपीज। तो जब मैं जैसे हॉस्पिटल में एंटर किया, स्ट्रेचर आया, उन्होंने मेरे बेटे ने उनको स्ट्रेचर पे डाल के गए, तो इमीडिएटली उनको बोला गया कि रूम नंबर 212 इज फॉर यू, आप यू रीच देयर। सो इमीडिएटली हॉस्पिटल स्टाफ आ गया एंड दे टुक अंकल टू रूम नंबर 212। अब मैं गई रिसेप्शन पे फॉर्म भरने के लिए, एंड एज सून एज आई वाज अबाउट टू गिव द फॉर्म I realized I don't have money. I have only 5,000 rupees with me, and ये तो मुझे वापस भेज देंगे। They will send the patient back, पहले पैसे जमा कराओ फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो।
Now look at the miracle which Guruji performs. Guruji आपको कैसे आपको comfort करते हैं. The person at the reception told me उसको उसी समय फोन आया, that very second उसको फोन आया कि इनसे पैसे नहीं लेने. Can you believe this? उनसे पैसे नहीं लेने, फॉर्म से मैडम का एड्रेस ले लो, नेम ले लो और सिग्नेचर ले लो एंड सेंड देम टू रूम नंबर 212. मेरी जान में जान आई. आई रश टू रूम नंबर 212 and doctor was waiting there. Now you see why am I telling in such detail? Room was made available during the day. So when we went, रात को हम पहुंचे, करीब 11 बज चुके थे हॉस्पिटल में. रूम पहले ही था, डॉक्टर पहले ही वेट कर रहे थे, पैसा उन्होंने मांगा नहीं, everything was ready. जैसे ही अंकल गए, the treatment started that very minute. No waiting, no anxiety, no डर के क्या होगा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर नहीं आ रहा है, देर हो गई है. All that was not there. Doctor was already waiting for the patient. ये सब हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हो गई. Then डॉक्टर ने घंटा भर लगाया, he put it, उन्होंने शुरू किया, जो बॉडी में टॉक्सिन्स फैल गए थे वो निकालने की ट्यूब लगाई, एक डालने के लिए डाल दी कि मेडिसिन डाल रहे हैं दूसरे से ट्यूब से, ऑल द टॉक्सिन्स जो हैं, जो जहर अंदर वो निकाल रहे हैं. सो दैट डॉक्टर टोल्ड अस कि मैडम ये आप ही को करना है, ये नर्सिस के हाथ में नहीं देना है, ये काम डायरेक्टली आप करेंगे. और एज सुन एज ऊपर की बोतल जिसमें से आ रही है दवाई वो खत्म होने लगेगी, उसके पहले ही नर्स को बुलाना है, जस्ट टू चेंज द बॉटल. ये पूरी लाइन लगी हुई थी बॉटल्स की. ये नेक्स्ट शी विल चेंज द थिंग एंड गो. नेक्स्ट आपको फिर जो खत्म होने वाली, फिर उसको बुलाना, शी विल अगेन कम एंड चेंज. दैट इज द रोल ऑफ द नर्स. बाकी सब आपको करना है, ठीक है. तो माय सन एंड माय सेल्फ, दो जन थे हम. तो उन्होंने कहा, हमने कहा, वो बोला मम्मी 2 घंटे आप कर लो, मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मैं करूंगा, आप आराम कर लेना. ठीक है. तो हम इतने उसमें we were so bewildered, इतने हम घबराए हुए थे कि हमें ये भी ख्याल नहीं था कि यहाँ कहीं कैफेटेरिया होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चाय कॉफी तो मिल जाएगी, कुछ भी नहीं. we had not had anything. The whole day we were roaming, सुबह से लगे हुए थे. तो रात को करीब 12 के बाद मेरा बेटा कहता है, मम्मी मेरे को तो भूख लग रही है. तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पर्स में एक पीनट्स का, मूंगफली का पैकेट पड़ा है जो मुझे प्लेन में दिया था उन्होंने, वो तुम खा लो, वो तो है नहीं अपने पास कुछ. तो उसने वो खाया, खोला, व्हाटएवर. तो मैं एक विदाउट थिंकिंग, कुछ सोचा नहीं, कुछ दिमाग नहीं, दरवाजा रूम का खोला और बाहर ऐसे ही खड़ी हो गई. तो क्या देखती हूँ, एक फ्रेंड थे जो हमारे अंकल के फ्रेंड भी नहीं, एक्वेंटेंस थे, यू कुड से. वो आ रहे हैं, पूरा कॉरिडोर खाली है, पिन ड्रॉप साइलेंस है. वो आ रहे हैं, एक हाथ में टिफिन का बड़ा सा डब्बा उठाया हुआ है और एक हाथ में एक पिलो और चादर उठाई हुई लेके आ रहे हैं. और मुझे उस कॉरिडोर में से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया, क्या आंटी, मैडम आपने बताया नहीं, अंकल मेरा साहब बीमार है, इतने सीरियस हैं, और आपने बताया ही नहीं, मैं पास तो रहता हूँ, देखो मैं खाना लेके आया हूँ. मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी. खाना ले आया. मैंने बेटे को कहा जाओ लो, टिफिन का डब्बा है, खाना खा लो. तो रात को आफ्टर 12 o'clock ऑल्सो गुरु जी अरेंज, आपको खाना मिल गया, आपने खाना खाया. नाउ लुक एट अनदर थिंग. करीब जैसे डॉक्टर गया, हमारे ऑफिस में एक लड़का होता था, उसको कहीं से पता लगा कि सर बहुत बीमार है और गंगाराम हॉस्पिटल में है. वो कहाँ से, आई डोंट नो हाउ ही एंटर्ड द हॉस्पिटल एट दैट टाइम एंड ही केम एंड सेड, मैडम सर बीमार है, पता ही नहीं, आपने बताया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने कहा उदय तुम जाओ नर्सिंग होम चले जाओ, सामान्य नर्सिंग होम चले जाओ, वहां भी 212 रूम में हमारा सब सामान पड़ा है, वो तुम सामान उठा के जो जो तुम्हें पहचान है उठा के ले आओ, क्योंकि मैं तो यहाँ नेक्स्ट 4 दिन उठ के निकल नहीं सकती यहाँ से. और हम सीधे ही इमेजिंग सेंटर से गंगाराम हॉस्पिटल आए हैं, हमारा सब सामान इंक्लूडिंग मेरा सबके रिकॉर्ड्स, जो कुछ था हमारा सारा वहीं पड़ा है, वो तुम ले आओ, लाके मुझे यहाँ मत देना, कोई गाड़ी ले लो और घर जाके अब गाड़ी में ही रहना, मेरे घर भी बेल बजा के इस समय मत जाना, मेरी मदर इन लॉ घबरा जाएगी.
सो और तुमने कुछ खाना है, तुम स्टेशन चले जाओ, स्टेशन में इस समय भी खूब खाना मिलेगा, तुम खा पी के वहीं सो जाना, मॉर्निंग तुम जाके बता दे देना, सामान दे देना, दैट्स ऑल। सो अब आप सोचो, पैसे का इंतजाम किया है, डॉक्टर का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम किया है, और वहां से सामान लाने में भी, सपोजिंग मैं नेक्स्ट 4 दिन 5 दिन नहीं जा पाती, नेक्स्ट 7 दिन नहीं जा पाती, मेरा वहां रिकॉर्ड सामान सारा, they would have naturally given the room to somebody else. पर किसको क्या पता, some orderly would have removed all those things and dumped them somewhere. I would have lost that forever. So even that, मतलब कि मैं क्या बताऊं, हर एक डिटेल गुरुजी ने सोच समझ के पूरा इंतजाम कर रखा था। मैं कैसे किन वर्ड्स में मैं थैंक यू कर सकती हूँ? इज दैट इनफ? आप जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी गुरुजी के पैर छुओ, गुरुजी को जो मर्जी उनके गुणगान करो, दैट इज नॉट इनफ। आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स इनफ फॉर दिस। अंकल वाज सो सीरियस, रोज वो मैं जाऊं, एवरी डे दे वुड डू द टेस्ट। फाइनली अबाउट नेक्स्ट डे मेरी बेटी और दामाद बॉम्बे से आ गए, बंदे न्यू, तो वो भी उसी शादी में गए हुए थे, वहीं से दे डिड नॉट इवन हैव टाइम टू गो फ्रॉम पुणे टू गो होम, अपने कपड़े चेंज करके जैसे उनको मिले वैसे आ गए। एंड बेचारे के पास मेरे सन इन लॉ अपने, ही इज अ डॉक्टर, हॉस्पिटल गए हुए थे, he didn't even have enough money for the airfare, so he asked some colleagues, यार मुझे ये नेक्स्ट फ्लाइट में जाना है, I don't have enough money, तो मुझे पैसे दे दो, I'll buy an air ticket for myself and my wife and we'll go. So वो बेचारे पहुंच गए। सो मुझे थोड़ा हौसला हो गया, 1 से 2 के हम 4 हो गए, प्लस वो डॉक्टर था, तो मुझे थोड़ा हौसला हो गया। एंड एवरी डे आई वुड आस्क द नर्सिंग स्टाफ, बताओ आज रिपोर्ट में क्या निकला? हिज टेस्ट रिपोर्ट्स गोइंग हेवायर। इट वाज नॉट इवन के कुछ 10 होना चाहिए, 11 है, 12 है, यहाँ 10 है, वहां 1000 है। इट वाज सो बैड एंड डॉक्टर सेड ही इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। मैंने कहा क्या करूं मैं, I can only, and I am not supposed to cry. My son said, Mom, you're not going. I said, no, I won't. I know, but क्या करें? Only Guruji came. Guruji came all the time. He was all the time at my back, holding my tears, giving me strength. And then पहले 3 दिन तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं। 4th day they said, बिल शुरू हो गया, बिल आना। Now bill naturally was big numbers. So I said, okay, I'll give a check. I went to the account section and I said कि चेक दे दूं, तो बोले नहीं, चेक तो हम नहीं ले सकते, we take cash और we take draft. मैंने कहा मैं तो कैश बिल्कुल नहीं ला सकती, I cannot give so much cash. So I said, what is the way out? So then they said कि और हर समय मैं ड्राफ्ट बनाने कहाँ जाऊंगी, I can't leave him and go. So then they said, okay, किसी की गारंटी है? मैंने कहा तुम बताओ किससे बात करवाऊं? तो बोलने लगे कोई गारंटी हमें दे दो। अब मेरे को कहाँ गारंटी, मैंने फिर वापस इनके चेयरमैन को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब यू डन सो मच फॉर मी, एक और फेवर कर दो कि they will accept check from me because they want cash only, मैं कैश नहीं दे सकती। So he must have spoken to them. उसके बाद बस मैं चेक देती थी और वो पेमेंट हो जाती थी। They never asked me again हमें कैश चाहिए या क्या चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए। So वो काम होता रहा। लास्ट डे व्हेन दे इज आउट ऑफ डेंजर, अब आप घर जा सकते हो। जब तक घर जाने का समय आया तो मेरे पास तो पैसे खत्म हो रहे थे। आई वाज वेरी वरीड कि अब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी कि लास्ट जब बिल पे होना है मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मैं कहाँ मांगू किसी से। मेरी मदर भी आ गई थी, उन्होंने कहा, मेरा ब्रदर आ गया था, उसने कहा बहन जी मैं पैसे ले लो। मैंने बोला नहीं नहीं मेरे पास पैसे हैं। आई केप्ट ऑन सेइंग विदाउट थिंकिंग, एंड देन फाइनली यू वोंट बिलीव, भाई का पैसा नहीं लिया, मदर का पैसा नहीं लिया। गुरुजी ने ऐसा किया कि मेरे पास करीब 10-12 हजार बचे थे बैंक में। वो बिल केम दैट मच ओनली। दे सेड कि जितना बड़ा बिल है, बाकी आपने सारी पेमेंट्स कर डाली हैं और बाकी कुछ दवाइयां वापस करनी है, कुछ रिफंड करना था, बिल मिला के दे मैनेज इन अबाउट 10,000। मैं आराम से पे करके विदाउट फीलिंग एनी, आई न्यू कि गुरुजी ने ये भी मैनेज कर दिया मेरे लिए। सो अभी आप कहाँ क्या कहोगे, कितना कहोगे, व्हाट कोई ऐसा करेगा ना, आपका माँ बाप कर सकता है, ना आपके भाई बहन कर सकते हैं। एवरी डिटेल, और फिर
बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। He was doing everything from behind the scenes. कभी किसको निमित्त कर दिया, कभी बॉस को निमित्त कर दिया, कभी कभी डॉक्टर को निमित्त कर दिया, कभी उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको भी निमित्त कर दिया, किसी ना किसी को निमित्त करके उन्होंने मेरा काम पूरा कर दिया। अंकल केम होम, इट टुक हिम सम टाइम, 1 month 2 months to get all right, but at least he was out of danger and he started. It was so bad. Then I was at that time, since I was posted in Bombay, तो महीना भर मैं छुट्टी ली। उसके बाद मेरा काम भी बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैंने अंकल को कहा कि आप मेरे साथ बॉम्बे आ जाओ, तो वहाँ मैं आपको देख भी पाऊंगी। आई हैव अ गुड सर्वेंट क्वार्टर्स में। मम्मी मेरी बोलने लगी मैं भी तेरे साथ आ जाऊंगी, आई विल लुक आफ्टर हिम, तुम अपना ऑफिस में काम करो, दिन भर शाम को आई विल बी विद हिम। तो वहाँ हम गए, तो एज अ मीज ऑफ प्रिकॉशन वहाँ एक आई न्यू सम डॉक्टर्स, तो वहाँ मैंने उनको दिखा के कि इन केस यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दे विल बी familiar with the problem that he has gone through and they will be able to suggest कि आगे क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग जैसा कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, so जब अल्ट्रासाउंड किया तो दैट डॉक्टर वाज डूइंग वाज लिटिल ऑफिश, तो ठीक है बैठिए अभी करेंगे, ठीक है बैठ गए। जब वो अंदर ले गए उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो होश उनके उड़ गए। ही केम रनिंग आउट, ये पेशेंट कैसे आया? मैंने कहा क्यों? वी केम नहीं नहीं मिस चल के आया? ऐसे नहीं टैक्सी में आए। हाँ पर यहाँ ऊपर तो मेरे रूम में तो चल के आया। हाँ ही सो सीरियस, ही सो सीरियस। मैंने कहा नहीं भैया डॉक्टर साहब ही इज नॉट सीरियस, ही इज ओके नाउ। कहते अल्ट्रासाउंड। मैंने कहा वो जो आपको स्कार दिख रहे हैं, ही इज ऑल राइट नाउ, ही इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ। वो इतना स्कार रह गया है लिवर का, जो उसकी जो दीवारें टूटी हुई हैं, दैट इज स्टिल सो, बट ही इज ऑल राइट नाउ, देयर इज नो लॉन्गर एनी एब्सेस। इट वाज स्टिल सो बैड। आई टोल्ड हिम मैं घर जाके पुरानी रिपोर्ट इनकी ला के दिखाती हूँ, आई विल शो यू द एंटायर रिकॉर्ड्स टू से दैट ये दवाइयां दी हैं, इज परफेक्टली ऑल राइट, इज डिस्चार्ज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिपोर्ट वो दिखाऊंगे। इट वाज सो बैड कि month 2 months after that also it was showing so bad. So you can imagine what he went through. Only Guruji could have helped. Only Guruji could have helped. I try to forget. Guruji कहते हैं बात बहुत repeat नहीं करता होता, but I cannot relive those memories. I cannot relive those times. Awful time. But Guruji का गुणगान जितना मर्जी करो उतना कम है। इतना उन्होंने बिल्कुल उनको जान दूसरी लाइफ दी, पूरी दूसरी लाइफ दी। Now, I will tell you that instance. उसके बाद फिर 2015 में गुरुजी ने फिर अंकल को न्यू लाइफ दी। बाईपास, अंकल हैड टू गो थ्रू अ बाईपास सर्जरी। उस समय भी गुरुजी ने बहुत बहुत ही हेल्प करी। पूरा उन्होंने देखा कि सॉ टू इट, बहुत पैसे भी उसमें हो गया, जितना हमारा मतलब एफोर्ड कर सकते उतने में हो गया। डॉक्टर भी बेस्ट इंटरनेशनल फेम का डॉक्टर मिल गया, हॉस्पिटल में पूरा मिल गया, मुझे गेस्ट हाउस बिल्कुल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में मिल गया। ऑल दैट ही लुक्ड, एक एक चीज उन्होंने मेरे कि मुझे बिल्कुल डर महसूस ही नहीं होने दिया कि इट इज सच अ सीरियस थिंग। सब हो गया। देन नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज you don't have to fall ill or you don't have to have serious problems to get the affection of Guruji. Guruji को जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ओनली बीमार हो या आप बहुत सीरियस हो तो गुरुजी आते। गुरुजी एक एक आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, हंसी वाला एग्जांपल है। few years back हमारा 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा अपने गुरु जी का सत्संग करेंगे 40th वेडिंग एनिवर्सरी। अब 50th किसने देखी है, लेट अस हैव अ गुड सेलिब्रेशन। तो उससे करीब महीना पहले मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो आई हैड स्टेड विद हर फॉर 1 month टिल ऑल हर प्रॉब्लम्स वर सॉर्टेड आउट। तो जैसे मैंने अंकल से कहा तो अंकल ने मुझे कहा कि अच्छा इट डजंट लुक नाइस, अभी तो उसकी ये तुम आए हो वहां से तो वो क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे अभी डेथ हुई और अभी ये खुशियां मना रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी तो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं एनीवे इट इज अ सेलिब्रेशन। तो मैंने कहा ठीक है, आई एग्रीड विद हिम, ओके नहीं करते, ही इज राइट प्रॉब्लम। ये बात ओनली इट वाज बिटवीन माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ। हम दोनों ही सिर्फ बात कर रहे थे, देयर वाज नो थर्ड पर्सन who knew this that I wanted to do it. Neither my son nor my daughter-in-law nor my sisters brothers, किसी को इस चीज का पता है। बात खत्म हो गई।
मेरा साहब ने मुझे कन्विंस कर दिया, आई वाज ओके। अब 6 दिसंबर वाज आवर वेडिंग एनिवर्सरी। 5 दिसंबर इवनिंग मेरी डॉटर ना मुझे कहती है कि मम्मी रात को ना कुछ अपने बड़े मंदिर से कुछ आर्टिस्ट संगत के आएंगे, दे विल कम एंड हैव अ कप ऑफ टी विद अस। आई सेड ओके। मुझे है कुछ, तो मुझे कुछ ख्याल नहीं। What was, मुझे था, मुझे लगा कि रात को लंगर करके आए, चाय करके आए, चाय को ऑफिस देंगे, आई डोंट कम फॉर, मैं क्या रहा हूँ किसी मम्मी देंगे तो बेटा हो जाए। सो तो वो तो अपने ऑफिस चली गई। अभी मैं थी, क्या ड्राई फ्रूट होता है फ्रेश, मैंने कहा I think auntie has left the meeting by the mistake. नहीं आंटी, उनका वॉइस चला गया। जी जी, आंटी को बोलना पड़ेगा रिज्वाइन होने के लिए। हेलो, टाइम इज ओवर। हेलो जी आंटी, आंटी आंटी आपने जहाँ पे है ना वहाँ पे हाउ लॉन्ग आंटी वहाँ से कि 10 लोग बड़े मंदिर से आ रहे हैं, उसके बाद फॉर हैविंग अ टी, कप ऑफ टी। बट कैन आई स्पीक फॉर सम टाइम, 10-15 मिनट और है? हाँ हाँ आंटी, आराम कैन से आई स्पीक फॉर सम? यस यस आंटी, टेक योर ओन टाइम। बस लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे नेट थोड़ा वीक है, स्लो है थोड़ा। इफ यू कैन चेंज योर पोजीशन। अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा। सो मैंने क्या किया, मेथी, फ्रेश मेथी पड़ी थी, उसको थोड़ा पीस डाला एंड आटे में मिला के, आई थॉट छोटी छोटी परोंठियां बना देंगे। और मैं तो आई थॉट 10 लोग आएंगे, 15-20 परोंठी बन जाएगी छोटी छोटी, दैट्स इनफ। तो वो सब किया। फिर अच्छी सी क्रॉकरी निकाल ली, रूम थोड़ा ठीक कर लिया। आई थॉट 10 जने आएंगे, इनफ। डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग चेयर्स हैं, सोफाज हैं, आई थिंक इट शुड बी इनफ। अच्छा, 11 बज गए, 12 बज गए, हमें पता भी नहीं किसने फोन किया, मैं किसको फोन करूं, कौन आ रहे हैं, आई हैव जस्ट नो आइडिया। सो आई आस्क्ड माय सन, बेटा किसने थे, मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ को फोन आया है, आई डोंट नो हु कॉल्ड। देन माय अंकल सेड कि भाई क्या करें हम, वो तो अपना सर्दियों का टाइम था, नेचुरली कोट वोट सूट पहना हुआ था, तो इसे कि मैंने कहा कुर्ता पजामा स्वेटर पहन लो, आई कैन नॉट सी, आई आल्सो डोंट नो कहाँ से। तो करीब 1-1:30 बजे मेरे बेटे को फोन आया कि अपने घर का एड्रेस बता दो, हम आ रहे हैं। तो इसने एड्रेस बताया, मैंने सुन लिया। तो मैंने ये कहा कि अब 1-1:30 आपको, आप पहुंच जाओगे B7 में, तो गेट नंबर 1 से एंट्री करना, बट स्टिल यू विल हैव टू फाइंड द फ्लैट, कौन सा फ्लैट हमारा है। उस समय किसको पूछोगे, तो आप ऐसे गेट में एंट्री करोगे, एक छोटे से टिंकर दे देना, हम नीचे आ जाएंगे। सो दे डिड दैट एंड एज सून एज द टिंकर केम, तो मेरा बेटा नीचे उतरा, तो पीछे मैं भी आउट ऑफ शेयर व्हाट शुड यू से हैप्पीनेस में भी नीचे उतर गई कि लेट मी गो एंड वेलकम देम, आए हैं। तो जैसे मैं नीचे पहुंची, उन्होंने, मैंने क्या देखा, एक आंटी पहले फ्रंट से उतरी, तो हाथ में बड़ा सा मिठाई का डब्बा, और दूसरे निकले, उसके हाथ में बड़ा सा फ्लावर्स का बुके था। मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटे से पूछा, तुमने कोई बात की है क्या? तो कहते क्यों, क्या बात? उसको भी नहीं याद था कि वेडिंग एनिवर्सरी है। अब इस स्टेज में कौन परवाह करता है वेडिंग एनिवर्सरी है कि बर्थडे हो गई। तो
मैंने उससे पूछा तूने कोई बात की क्या? कहता नहीं मैंने कोई बात नहीं की, क्या बात करनी थी? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर वो आंटी पूछी क्या हुआ? सडनली शी फोन के हम आए हैं, वो ये तो आपस में फुसफुस करने लगे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं आंटी, आज कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मुझे लगा कि शायद किसी ने आपको बताया है, आप मिठाई लेके आए हो। ये बोले नहीं नहीं, हमको तो गुरुजी ने बोला है जा रहे हो तो मिठाई तो लेते जाओ, लड्डू लेते जाओ। तो हमने लड्डू ले लिए। फिर उन्होंने कहा कि गुलदस्ता भी तो ले जाओ, एक गुलदस्ता भी ले जाओ। तो गुलदस्ता लेके आ गए। तो they all came up and what I found was not one car but number of cars. इतनी सारी गाड़ियां पीछे एक दूसरे के पीछे, कितनी संगत आ गई मे बी 25-30 लोग होंगे, 30 लोग होंगे जो आए। अब अंदर आते ही गए, मैं तो कोई 4 जने सोफे पे बैठे हैं, 4 जने सोफे की आर्म्स में बैठे हैं कोई डाइनिंग चेयर, कोई स्टूल, कोई मूड़ा, जो मुझे मिला मैं ला के किया एंड वी ऑल है। अब चाय मैंने सब तैयार करके रखा था, सौंफ वगैरह डाल के, अदरक डाल के रखी हुई थी और कप तैयार, मैं तो करीब 10-12 कप तैयार किए थे। यहाँ तो फिर वो एक आंटी आई अंदर, अगेन आई वोंट रिकॉग्नाइज हर, इफ शी कम्स ना मेरे सामने आए मैं नहीं पहचान पाऊंगी। वो आई बेचारी, नहीं जानती भी नहीं मुझे। वो आई और उन्होंने कहा लाओ आंटी आप जाके बैठो उधर, मैं पहुंचने बाकी प्लेट्स मैंने कुछ तैयार करके रखी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई, सत्संग सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी को याद कर रहे हैं। देन शी सेड, सब खाते रहे, वो आटा मेथी का आटा भी खत्म हो गया। वो आंटी मुझे कहती है आंटी आटा और दे दो। मैंने बोला वो तो है नहीं। फिर मुझे याद आया कि सिंपल आटा तो पड़ा है फ्रिज में गूंदा हुआ। तो मैंने कहा आंटी अब ना नमक अजवाइन के बनाना शुरू कर दो। तो नमक अजवाइन की परौंठियां बनी और सब ने खूब खाया और एंजॉय किया। इतना एंजॉय किया कि मुझे उसके बाद कभी कोई इच्छा नहीं हुई कि कोई वेडिंग एनिवर्सरी मनानी है। और आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे वेंट, आंटी सुखी आंटी थी शायद, आयरलैंड वाली वो थी। और एक और एहसास हुआ कि गुरुजी खुद ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी खुद ब्लेस कर रहे हैं। मैंने ये कहा इतना ब्लेस किया कि गुरुजी आ गए। आपको याद था कि हाउ डिड गुरुजी कम टू नो द डेट ऑफ आवर वेडिंग, किस, और वो गुरुजी को याद है, गुरुजी को पता है, याद क्या गुरुजी को पता है। वो उन्होंने मेड श्योर दैट आई हैव ए गुड सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी विद संगत एज आई विश्ड। तो आप इसको क्या कहोगे? इतनी आपकी ख्वाहिश तो कोई सोच नहीं सकता कि आपकी पूरी कर दे। अंकल ने मुझे कन्विंस कर दिया था कि अभी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। आई वाज सेटिस्फाइड। स्टिल गुरुजी ने कहा कि इसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई है, आई विल फुलफिल इट। दैट इज हाउ गुरुजी ने मेरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। एंड उसके बाद मुझे कभी कोई इच्छा नहीं हुई कि वेडिंग एनिवर्सरी है, 50th है या 51st है या 45th। मैंने कहा दैट इज द वेडिंग एनिवर्सरी गुरुजी ने सेलिब्रेट कराई है एंड दैट इज द लास्ट व्हिच आई लाइक टू रिमेंबर ऑलवेज। सो गुरुजी के व्हाट आई एम सेइंग इज, दुख में तो आते ही हैं। आपने कई सत्संग सुने होंगे कि कैंसर ठीक ही है, ये ठीक किया है, वो ठीक किया, बट खुशियों के बारे भी एक एक चीज, स्मॉल थिंग्स। मेरी बेटी बॉम्बे में है, वो इतना नहीं पहले शुरू में मानती थी, शुरू में तो बस चल पड़ती है, मम्मी चल पड़ती है। सो देन आई ऑलवेज मन में सोचती थी मेरी भी गुरुजी आप उसको भी शरण में ले लीजिए। और मैं कभी बोलती थी भी कि मेरी देन मी नाउ शी इज इतनी पक्की डिवोट कोई है नहीं। तो मैं आई थॉट मैं बॉम्बे शिफ्ट हूँ। मैं इस खाने लाउड से मम्मी हाउ कैन यू थिंक, बड़े मंदिर है वहाँ बॉम्बे में, बड़े मंदिर में जाते आते हो, गुरुजी वहाँ है, हाउ कैन यू थिंक ऑफ लिविंग दिल्ली। अब देखो बॉम्बे में मंदिर आ गया है, बॉम्बे में मंदिर बन गया है। अब मेरी बेटी माय सन इन लॉ इतने सारे डिवोटी हैं, मैं और क्या मांगू। मेरी पूरी फैमिली, आई ऑलवेज वांटेड इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स गुरुजी पूरी फैमिली को मेरी
अपने शरण में ले लो। एंड पूरी फैमिली को उन्होंने शरण में ले लिया। एवरीबडी इज सो डिवोटेड। गुरुजी हर एक का छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। ही लुक्स आफ्टर एवरीबडी। एंड मेरी बेटी का जो बेटा है वो अब तो खैर बड़ा हो गया, लॉयर है अभी, लेकिन जब 10th कर रहा था ना, some children very तो वो पढ़ाई में फटाफट पिकअप कर लेता था, बट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। पढ़ता है और हमारे पास हम लोग कुछ नहीं करता, तो बहुत चिंतित रहती थी। तो मैंने भी एक बार उसको कहा कि बेटा जो है गुरुजी करेंगे, बट शी से नहीं, पर इसको खुद पढ़ना तो चाहिए, गुरुजी की एग्जाम थोड़ी लिखेंगे इसके लिए, शी हैज टू स्टडी। खैर इतनी चिंता करती थी, तो उसको एक बार ड्रीम नहीं, शी वेंट फॉर वन मेडिटेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मेडिटेशन थी। उस मेडिटेशन में योर मास्टर्स वर सपोज्ड टू कम एंड गिव यू मैसेज। उसको गुरुजी आए, सो गुरुजी केम एज हर मास्टर एंड ही टोल्ड हर, तेनू किस गल दी चिंता है, वो मेरा बेटा है। कनेक्शन भी आपका connecting हो- अब आ रहा है? बिल्कुल अब रेड। आ रहा है? अब आ रहा है? हाँ अभी तो आ रहा है। अच्छा, मेडिटेशन तेरे को फिर हाँ, here? हाँ हाँ तो उसने कहा, तो she said कि गुरुजी चल तू मेरी कुटिया चा जा। So he took her to her his कुटिया and then he told her कि तेनू कितने नंबर चाहिए। तो she said गुरुजी मुझे नहीं पता कितने नंबर, आप ही देखो, वो अगो पढ़ ले बस। So he told her some figure 760 or 780 or something he told her number figure। तो वो चुप हो गई। फिर वो morning she went up and she got up and she asked her son, she thought that was out of 1000, so she thought 75-76% आ गई। बड़ी परेशान थी, उस इतने 75-76% में उसको कहाँ मिलेगी एडमिशन, क्या करेगा, तो परेशान थी। then she asked her son कि तुम्हारे मार्क्स कितने में से होंगे, he said out of 800। so then she knew 800 में से 700 something, it worked out to 95%। then she was बहुत happy and she told us all कि गुरुजी मेरे पास आए, गुरुजी ने मुझे कहा। तो फिर उस समय तक उसने एग्जाम लिखे भी नहीं थे। कैन यू बिलीव इट? ही हैड नॉट इवन रिटन द एग्जाम्स एंड गुरुजी ने बता दिया कितने मार्क्स आएंगे। जब उसके रिजल्ट एग्जाम हुए, रिजल्ट आए, एग्जैक्टली उतने ही नंबर आए। आप ये बताओ, आप एक्सेप्ट गॉड हु कैन डू दिस। बच्चे ने एग्जाम लिखा होता तो आप सोचते कि गुरुजी ने पेपर देख लिए, गुरुजी ने ये किया, अभी लिखे भी नहीं है एंड गुरुजी से इतने नंबर आएंगे। सो किस किस बात के लिए गुरुजी का आप शुक्रिया करोगे, किस किस के लिए आप माथा रगड़ोगे, किस चीज के लिए आप उनको थैंक्स करोगे? नो वर्ड इज इनफ, नो वर्ड इज इनफ। हमारा बस यही है कि हम हर समय सिमरन करते रहें, हम उनके आदेशों से चलते रहें, हम एक दूसरे से प्यार करते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें, और उनमें ही रंगे रहें, रसे रहें। गुरुजी कहते थे कि जगह जगह ना भटको। मैं बहुत जगह जाती थी, बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, वैष्णो माता जगह, एक जगह बैठ जाता हूँ, जगह जगह ना भटका कर। एक बार डांटा भी था इस बात के लिए। एंड नाउ विद हिज ग्रेस आई सी नोबडी एक्सेप्ट माय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपने मुझे मौका दिया है अपनी जर्नी बताने के लिए, ताकि और संगत जिसको कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हो, मेरे थ्रू कोई बात ऐसी हुई हो, तो उनको आंसर्स मिल जाएं। आपने जो चाहा था, जैसे चाहा था वैसे ही मैं बोला। मुझे कोई प्रेपरेशन नहीं, मुझे कोई इरादा नहीं मैं क्या कहूंगी, जो संगत जी अगर मेरी कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ इनएक्यूरेट बात बताई हो, तो गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा